Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, transport of food and minerals in plants. प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और गैसेस चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर देयर सर्वाइवल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, न्यूट्रिशन एंड गैसेस टू सर्वाइव। पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी सोचा है कि भाई ये प्लांट बेचारे कहाँ से फूड लाते होंगे, है ना? कहाँ से इन्हें वाटर मिलता होगा, कहाँ से रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होती होगी? तो सोचना चाहिए। तो इसी सोच के साथ बनाया गया है ये चैप्टर कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि भाई प्लांट में फूड के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वाटर की, गैसेस की, वो कहाँ से पूरी होती हैं, कैसे प्लांट सर्वाइव कर पा रहे हैं। और बेटा ये जो मूवमेंट होती है ना सब्सटेंसेस की प्लांट के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। वही सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स तो हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का अपना तरीका है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का। हम ह्यूमन बीइंग वेजिटेबल्स मार्केट से ले लेते हैं, पानी के लिए बोरिंग बना लेते हैं घर में, गवर्नमेंट टैप कनेक्शन से पानी ले लेते हैं, ठीक है, और कैशू ले ली, आमंड ले लिया, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, ठीक है। पर प्लांट्स कैसे करते होंगे? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपना अपना तरीका है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का। कौन कौन से सब्सटेंसेस बेटा? न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो रूट से कैसे स्टेम में आएगा, स्टेम से कैसे ब्रांचेस में जाएगा, लीव्स में जाएगा, वो सब कुछ। नाउ ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेल्युलर एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स यूनिसेल्युलर होंगे, कुछ प्लांट्स कैसे होंगे? मल्टीसेल्युलर होंगे। बेटा अब हम बात करेंगे सिंगल सेल्ड प्लांट्स की। एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास। बेटा अब सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल है, तो सारे टास्क ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल प्लांट की आप बात कर रहे हो, एक ही सेल है तो सारा काम करने वाला कौन ही हुआ? ये बेचारा एक ही सेल। एग्जाम्पल हमने किसका लिया है? क्लाइमेडोमोनास का लिया है, जो सिंपल यूनिसेल्युलर एल्गा है, ठीक है। इसमें भी मटेरियल्स मूव करते हैं। इस बेचारे सिंगल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सारे ही मटेरियल को मूव कराएगा। और किस प्रोसेस के थ्रू मूव कराता है? डिफ्यूजन के थ्रू। अब क्वेश्चन आएगा भाई डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल के अंदर जो चीज़ें कम हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगी, सेल के पास जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो सेल से बाहर चली जाएंगी। तो सिंगल सेल्ड जो प्लांट्स होते हैं उसमें मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, पर वो मूव करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सिंपल मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स की, जैसे एल्गाए। अभी तो हम पढ़ेंगे सिंपल मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स को, जैसे एल्गाए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और फंगी जैसे म्यूकोर। इनमें सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं? तो इनमें भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन ओनली। मतलब यहाँ पर भी डिफ्यूजन का ही यूज़ हो रहा है। वही बात आ गई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती जाएंगी। तो सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स जैसे एल्गाए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, फंजाई या फंगी जिसको बोलते हैं म्यूकोर, यहाँ पर सब्सटेंसेस मूव करेंगे सेल टू सेल। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलो अब देखो बेटा यहाँ तो बहुत आसान था, एक ही सेल है, सब कुछ आना जाना यहाँ से बिल्कुल इजी। मल्टी सेल्यूलर में थोड़े बहुत सेल हैं, सिंपल सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ें इजी हो जाती हैं। अब भाई ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम हायर प्लांट्स में। यूकेलिप्टस, पीपल, नीम,
बैनियान इतना बड़ा, इतना जाइंट, वहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा? बेटा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना प्लांट का, उसे हम वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स का, उसी को आप वस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हो और कंडक्टिंग सिस्टम भी कह सकते हो। बेटा अब थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ से। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको नहीं मिलेगा सिंपल प्लांट्स में, जैसे कि क्लाइमोडोमोनास में, स्पाइरोगायरा में आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। वहाँ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है पर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से कंप्लीट हो जाता है। एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो मिलता ही नहीं है आपको सिंपल प्लांट्स में, जैसे क्लाइमोडोमोनास में नहीं मिलेगा, स्पाइरोगायरा में नहीं मिलेगा, बट इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक पिटोनिया, विंका, मस्टर्ड, बाल्सम, मैंगो, नीम एक्सेट्रा। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, स्पाइरोगायरा या क्लाइमोडोमोनास में आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, पर ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड मिलेगा आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे पेटोनिया, विंका सदाबहार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सबके घरों में ही होते हैं सदाबहार, विंका, मस्टर्ड सरसों देखा होगा, बाल्सम देखा होगा, मैंगो नीम भी आपने देखा होगा। यहाँ पर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है किसका? ट्रांसपोर्ट का। बेटा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको बनाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ चाहिए। इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है आपको मैंगो ट्री के लिए, नीम के लिए, यूकेलिप्टस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए ही पड़ेंगे। आप अगर विंका की बात भी करो, सदाबहार की, तो देखना कुछ कुछ घरों में आप लोगों ने, हमारे लोग तो नानी के घर देखा था सदाबहार, अब हमारे घर तो कभी था नहीं, तो इतना फैला हुआ ये प्लांट हो जाता है और एक बार में लगभग 25-30 फूल इसके अंदर आते हैं। तो हर फूल तक, हर पत्ती तक, हर पार्ट तक प्लांट के, भाई अगर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को प्रोवाइड कराना है तो सिस्टम तो वेल डेवलप चाहिए पड़ेगा ना। अब यूकेलिप्टस की हाइट सोचो, बैनियान ट्री की हाइट भी सोचो और सब कुछ सोच लो, बेचारा तो कितना मोटा ताज़ा हरा भरा होता है। तो भाई इन सब को प्रॉपरली आपको सर्वाइव कराना है तो एक सिस्टम अच्छा खासा तो मांगता है ना, और वहाँ पर वो सिस्टम है भी, तभी तो वो प्लांट, वो ट्रीज, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज से बनाया जाता है, जिसमें पाइप लाइक सेल्स होते हैं और वो अरेंज्ड होते हैं एंड टू एंड इस तरीके से, ठीक है। पाइप लाइक सेल्स होते हैं जो एंड टू एंड अरेंज होते हैं। दे रन फ्रॉम द टिप ऑफ रूट्स की, जो जैसे ये रूट्स है, और रूट्स में भी आप लोगों ने देखा होगा रूट हेयर्स होते हैं, ये वहाँ से कनेक्ट होते हैं तो पूरे अपर पार्ट तक कनेक्टेड रहते हैं। दे रन फ्रॉम टिप ऑफ रूट्स की टिप से कनेक्ट होकर लीव्स की टिप्स तक ये कंटिन्यूसली कनेक्टेड है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर अभी बनाया था मैंने, ये रूट हेयर से चालू होकर पूरा कहाँ तक चलेगा? लीव्स के टिप तक, पासिंग थ्रू द स्टेम को पास करते हुए। इन लीव्स में ये मिडरिब में लोकेटेड होता है, उसकी ब्रांचेस में लोकेटेड होता है। इन लीव्स इट इज़ लोकेटेड इन मिडरिब्स एंड ब्रांचेस में, मिडरिब में होता है ये पूरा नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप होते हैं, ये 2 टाइप होते हैं स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज़ के, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हम 2 टाइप्स के हैं ये, इनको अब पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों ही जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। बेटा अब यहाँ पर आपके टीचर्स एक क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वस्कुलर बंडल्स और व्हाट डू यू मीन बाय वस्कुलर बंडल्स। तो बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, वस्कुलर बंडल इज़ अ श्रृंखला ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़ इन वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज़ के स्ट्रेंथ को ही आप क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल्स। इसमें कौन कौन आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को
पूरे प्लांट्स में लेके जाना। और फ्लोएम का काम क्या है, लीव्स ने जो फूड बनाया है ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, उसको प्लांट्स के सारे पार्ट में लेके आना। ठीक हुई बात। तो जाइलम पानी और मिनरल्स लेके जाएगा प्लांट्स के सारे पार्ट में, वहीं फ्लोएम लीव्स ने जो फूड बनाया है शुगर के फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको प्लांट के सारे पार्ट्स में लेके जाना। ठीक है। तो वस्कुलर बंडल्स क्या हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन वस्कुलर प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर मिनरल्स और वहीं पर फ्लोएम जो पत्तियों ने फूड बनाया है उसको लेके जाने का काम करते हैं। बेटा क्या जाइलम जो काम करती है वो बहुत इजी है? बेटा बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझो। आपके घर में जो टैप कनेक्शन होता है, ठीक है, उस टैप कनेक्शन से आप अपने टैंक को जो आपने बिल्डअप किया होता है, बनाया होता है अपने घरों पे, किसी ने बनाया होता है, किसी ने ख़रीदा होता है ना। तो इस टैप से अगर आपको वाटर को यहाँ पर स्टोर कराना है तो क्या ये इजी काम है? नहीं। इसके लिए पहले आपको लगेगा पंप, मतलब मोटर लगेगी, फिर पाइप की रिक्वायरमेंट आएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी आएगी। ये कोई इजी काम नहीं है कि भाई जो नल आए थे उसका पानी आपने इजीली स्टोर कर लिया, कहाँ पर, अपनी टंकी में, अपने टैंक में। कई घरों में सीमेंट से बनी टंकियाँ होती हैं, कई पर सिंटेक्स की टंकियाँ होती हैं, है ना। तो उसमें स्टोर करना इजी थोड़ी नहीं है भाई। पानी को एक ग्रेट हाइट तक, आपको एक अच्छी हाइट तक पहुंचाना है तो पंप भी चाहिए, पंप बोले तो मोटर चाहिए, पाइप चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो काम नहीं बन पाएगा। तो क्या बेचारी जाइलम, उसके लिए बहुत इजी होता होगा एक घनी से प्लांट में, एक लंबे से ट्री में पानी पहुंचाना? मुश्किल होता होगा ना भाई। कैसे वो पानी ऊपर जा रहा होगा? तो क्या ये एक इजी सिस्टम होगा? नहीं बेटा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। अब मुझे बात बताओ बेटा, क्या जाइलम एक इजी टिश्यू होगा, इजी हैंडल टिश्यू होगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा? ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। आपके घरों में टैप कनेक्शन होता है, ये 24 आवर सप्लाई नहीं देता है, 2 आवर 1 आवर की सप्लाई देता है। तो हम टैप से जो वाटर हमें मिलता है उसको हम स्टोर करते हैं अपनी टंकियों में, करते हैं ना। किसी के यहाँ टंका होता है, किसी के यहाँ टंकी होती है, किसी के यहाँ सीमेंटेड होती है, किसी के यहाँ सिंटेक्स की होती है, पर कहीं ना कहीं तो हमें वाटर को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो क्या इस वाटर को स्टोर करना हमारे लिए ईजी है? नहीं। पहली चीज़ तो इसके लिए आपको चाहिए पंप, बोले तो मोटर। फिर आपको इस काम को पूरी तरह सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए पाइप। अगर आपके पास पंप भी है, पाइप भी है और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या ये काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पंप, मोटर भी चाहिए, पाइप भी चाहिए, तब ये काम सक्सेसफुली हो पाता है ना। और फिर हमें स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए होता है। तो आपको लगता है क्या कि जाइलम जो इतने बड़े ट्री यूकेलिप्टस तक पानी पहुंचा रहा है, इतनी ऊंचाई तक, वो एक इजी टिश्यू होगा, सिंपल टिश्यू होगा? नहीं बेटा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, सिंपल तो उसमें कुछ भी नहीं है। बेचारे का सिस्टम बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस हैं। अब क्या क्या कॉम्प्लेक्शंस हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसको आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। चलो तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें 4 टाइप के सेल्स आते हैं। जाइलम अकेला नहीं है बेटा, जाइलम में 4 टाइप के सेल्स हैं। पहला जाइलम वेसल्स हैं, फिर ट्रैकिड्स हैं, जाइलम फाइबर हैं और जाइलम फेरेन्काइमा है। जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम फेरेन्काइमा, इतनी सारी चीज़ें आएंगी। ये 4 टाइप के सेल होंगे, तब बनेगा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको आप बोलते हो जाइलम। बेटा अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम वेसल्स को। तो जाइलम वेसल्स थिक वॉल्ड होती हैं, वॉल इनकी बहुत ज़्यादा थिक होगी। ये नॉन लिविंग है, लॉन्ग है और टेबुलर सेल्स हैं। टेबुलर सेल्स बोले तो ब्रिक्स की तरह, है ना। चलो, दे आर ओपन एट बोथ द एंड्स। जैसे आपने स्ट्रॉ देखा होगा ना, अभी तो बहुत ज़्यादा सीज़न भी चल रहा है किसका, शुगर केन जूस का, है ना। तो जब भी हम गन्ने का रस पीने जाते हैं तो हमें स्ट्रॉ मिलती है, तो स्ट्रॉ की तरह ही होते हैं। ठीक है, दोनों एंड्स इनके ओपन होते हैं।
और ये जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। अब कैसे जॉइंट होते हैं, एक स्ट्रॉ ये हो गई है ना, फिर ये जॉइंट है, ये दूसरी स्ट्रॉ हो गई, फिर ये तीसरी स्ट्रॉ हो गई। इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जाइलम वेसल थिक वॉल्ड है, नॉन लिविंग है, लॉन्ग है, टेबुलर सेल्स हैं, दोनों साइड से ओपन होते हैं, स्ट्रॉ को आप इमेजिन कर लो, है ना, और जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। अब जॉइंट एंड टू एंड में आप नहीं समझ पाए हो तो ऐसे समझो जैसे ये 3 स्ट्रॉ को मुझे जोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं ना, ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्टेड है पर इनके बीच के फ्लो को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से वाटर और मिनरल कंटिन्यू जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। देखो ये हैं जाइलम वेसल्स, ये देखो पानी यहाँ से रुक सकता है क्या, नहीं रुक सकता है, ये एंड टू एंड जुड़ी हुई है, पानी को कंटिन्यू ऊपर पहुँचाने का काम कर ही रहे हैं। सिंपल समझ लो, पाइप की तरह है, ठीक है। थिक वॉल्ड मतलब इजीली ब्रेक नहीं होंगी, है ना, थिक वॉल है इनकी, नॉन लिविंग है, लॉन्ग भी हैं, टेबुलर भी हैं, एंड टू एंड जॉइंट भी होती हैं और दोनों एंड से ओपन भी होती हैं। थिक वॉल्ड क्यों होती हैं इसके लिए ज़रा ध्यान से सुनना। हमारे घर में जो टैप कनेक्शन है जिससे एक पाइप हम हमारे स्टोरेज टैंक तक लेके जा रहे हैं, ये पाइप अगर वीक होगा, थिन होगा तो पानी तो हमारे घर के अंदर ही फ्लो करने लग जाएगा, वो स्टोरेज टैंक तक जाएगा ही नहीं। तो इसको थिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ऐसे ही जाइलम वेसल भी थिक वॉल्ड होता है, नॉन लिविंग है, लॉन्ग है, टेबुलर सेल है और ये कंटिन्यूस चैनल्स बनाते हैं, कंटिन्यूस चैनल्स बनाते हैं रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस एंड ब्रांचेस से टिप ऑफ लीव्स। भाई रूट्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया था उसको वहाँ से लिया, स्टेम में पहुँचाया, स्टेम से ब्रांचेस में पहुँचाया और ब्रांचेस से लीव्स में पहुँचाया। कंटिन्यूस चैनल है इनका ये। वाटर राइजेज इन द वेसल्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बोलती है, हर चीज़ को नीचे ही आना है, पर आप जाइलम वेसल को देखो वो चैलेंज कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ना। चलो अब हम पढ़ेंगे जाइलम ट्रैकीड्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे जाइलम ट्रैकीड्स को। तो ये भी नॉन लिविंग होते हैं, ये एलोंगेटेड सेल हैं, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। जाइलम वेसल्स के साथ ही ट्रैकीड्स का काम भी होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स का काम सेम ही होता है, बस जाइलम वेसल्स थोड़े से क्या बोलना चाहिए, तेज़ी से पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रैकीड्स थोड़ा स्लोली करते हैं, है ना। तो ये भी नॉन लिविंग है, दोनों ही नॉन लिविंग हैं। ये एलोंगेटेड है ट्रैकीड्स और इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, पर काम इनका वही है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब मेरी बात सुनो बेटा, जाइलम वेसल्स आपको दिख रहे हैं कितने हेल्दी हैं, पानी तेज़ी से ऊपर ले जा सकते हैं, पर जाइलम ट्रैकीड्स की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे हैं, बिल्कुल पतले पतले से पाइप हैं और पॉइंटेड इनके एंड्स हैं, तो पानी सोचो बहुत ही स्लो जाता होगा। नाउ जाइलम फाइबर्स, ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाइलम फाइबर्स का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। इस पूरी प्रोसेस में जितना भी मैकेनिकल सपोर्ट लगेगा वो कौन देंगे, जाइलम फाइबर्स। ये कैसे हैं, थिक वॉल्ड सेल्स हैं। बस इतना सा समझ लो, जैसे एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही जाइलम फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट को, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये प्लांट को। अब जाइलम पेरेन्काइमा, ये सिर्फ अकेले लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, और इनका काम है स्टोरेज का। तो 4 सेल्स से मिलके जाइलम बनता है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो बनता है 4 सेल से मिलके, जिसमें से कि जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स और वेसल्स ये नॉन लिविंग है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग सेल है और इसका काम क्या है, स्टोरेज का। बेटा ये हैं जाइलम फाइबर्स और ये है जाइलम पेरेन्काइमा जिसका काम है स्टोरेज का। बेटा जो जाइलम पेरेन्कीमा या पेरेन्काइमा है, इसके 2 काम होते हैं।
एक तो फूड को भी ये स्टोर करता है, फूड स्टोरेज का काम भी है इसका, जैसे हमारे किचन में फूड स्टोरेज होता है वैसे ही जाइलम पेरेन्काइमा में होता है। दूसरा काम ये करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प भी करता है पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, और फूड को भी स्टोर करता है। तो इस बेचारे लिविंग सेल के ऊपर बहुत सारी तो नहीं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वाटर और मिनरल को भी कंडक्ट करने में हेल्प करना और फूड को भी स्टोर करके रखना। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। इसका काम भी बहुत ही मुश्किल है। इसका काम है ऑर्गेनिक फूड को, जो पत्तियों ने बनाया है, लीव्स ने बनाया है, वो फूड जिसको मैन्युफैक्चर किया है लीव्स ने ही, उसे प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। तो फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है भाई, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा यार बेटा कॉम्प्लेक्स। हाँ, हमारे यहाँ जब पंगत होती है, पंगत आप लोगों को पता होगा ना, आजकल तो क्या बोलते हैं, बफे चलता है, नहीं तो पहले ऐसे सबको बिठाया जाता था, है ना, और यहाँ पर सब लोग बैठे होते थे, फिर हम उनको प्लेट्स देते थे, फिर उसमें पहले सब्जी, फिर दूसरी सब्जी, फिर नमकीन, फिर गुलाब जामुन ऐसे परसते थे। तो जब 2-4 राउंड में हम लोग उनको सर्व कर देते थे तो हमारी बॉडी कैसे एक्ट करने लगती थी कि बार बार झुक के परसना है सबको। तो अब तुम सोचो फ्लोएम हर पार्ट तक फूड को प्रोवाइड करा रहा है, तो इतना इजी तो नहीं होगा उसके लिए, है ना। उसको भी 3-4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी कि भाई चलो आप हमारे साथ काम करो, अकेले तो हमारे बस की बात नहीं है, वो 4-5 लोग काम करते होंगे तब जाके बेचारे फ्लोएम का काम कंप्लीट होता होगा। तो इसको फूड सर्व करना है प्लांट के हर पार्ट में। ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्कीमा। फ्लोएम वेसल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। पैरेन्कीमा, फ्लोएम पैरेन्कीमा, फ्लोएम वेसल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फ्लोएम वेसल। अब बेटा हम फ्लोएम वेसल्स को डिस्कस करेंगे। ये मेन कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं फ्लोएम की, इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ये सीव ट्यूब्स की तरह होती हैं। सीव आपको पता है ना, चलनी को बोलते हैं, ये सीव ट्यूब्स है, चलनी की तरह है। सिलेंड्रिकल इनका शेप होता है और ये थिन वॉल्ड होती हैं। बेटा जब हमने किसको पढ़ा था, जाइलम वेसल्स को पढ़ा था, तो वो थिक वॉल्ड होती हैं, पर ये थिन वॉल्ड है ना, पतली वॉल है इनकी। ये लिविंग सेल्स हैं, ये एंड टू एंड अरेंज होते हैं। जाइलम वेसल्स की तरह ये भी एक कंटिन्यूस चैनल बनाते हैं, पर इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड मतलब क्या होता है? बारीक बारीक होल होना, छेद होना, है ना। परफोरेटेड मतलब जिसमें बारीक बारीक छेद हों, होल्स हों। ये जो एंड वॉल हैं ये सीव प्लेट्स की तरह काम करती हैं। सच एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। जैसे चाय बनाने के बाद हम चाय को छानते हैं ना, तो यहाँ पर भी ज़रूरत होती है हमें सीविंग की। तो यहाँ पर ये जो परफोरेटेड एंड वॉल्स हैं ये किसका काम करती हैं? सीव प्लेट्स का काम करती हैं। बेटा जो मैच्योर सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए क्या किसी भी सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है, पर जो मैच्योर सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये है नहीं है, चलो दिख रही है, ये सीव ट्यूब सेल, ये इनको बोल रहे हैं सीव्स, है ना। जो फ्लोएम वेसल्स होती हैं वो किसको ट्रांसपोर्ट करती है बेटा? फूड को, शुगर्स को। जिसको बनाया किसने है? खुद प्लांट ने। सिंथेसाइज्ड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। जो लीव्स के मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें सिंथेसाइज हुआ, बना हुआ फूड, जिसको आप शुगर भी बोल सकते हो, जिसको आप ग्लूकोज भी बोल सकते हो, उसको फ्लोएम वेसल ट्रांसपोर्ट करते हैं।
टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर पत्तियाँ हैं, पत्तियों में तो बेटा खुद का भोजन खुद ही बना रही हैं, है ना, क्योंकि वो ग्रीन है, उनमें मेसोफिल है, पर स्टेम्स, ब्रांचेस, उनका क्या, वो तो बेचारे अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो नॉन ग्रीन पार्ट्स जो भी है प्लांट का, उसमें शुगर को, फूड को या ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम वेसल। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स से सिंक तक पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम वेसल का। कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है? तो कंपेनियन सेल्स का काम इतना ही है कि वो सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं लोडिंग में और अनलोडिंग में। सीव ट्यूब्स में लोडिंग होती है, फिर अनलोडिंग होती है, और इसमें हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स। जिसको ये समझ में नहीं आए वो ध्यान से सुनो। आप फ्लोएम वेसल को ऐसे समझ लो कि ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी और उसके अंदर बहुत सारा गुड्स होगा। आप लोगों ने मालगाड़ी गुड्स ट्रेन देखी होंगी ना, कई बार हम देखते हैं उसके ऊपर टैंकर्स रख के भी जाते हैं, कार्स रख के जाती हैं, कई बार कोई और भी गुड्स जाता है उसके ऊपर रख के। तो ट्रेन का काम है यहाँ से यहाँ तक गुड को पहुँचा देना। पर क्या ट्रेन खुद से गुड को अपने ऊपर लोड करती है और अनलोड करती है? नहीं ना भाई। रेलवे के बहुत सारे वर्कर्स होते हैं ये जो काम करते हैं, पहले ट्रेन के ऊपर क्रेन की हेल्प से गुड्स को लोड करना, और फिर क्रेन की हेल्प से या मैकेनिकल पावर या कोई मतलब ह्यूमन पावर से ही, मतलब खुद आदमी खुद चढ़ के उतारने लग जाए, उस गुड को लोड और अनलोड करते हैं। तो कंपेनियन सेल का काम क्या है? ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग में। ट्रेन में कुछ चढ़ाना और उतारने का काम जैसा काम है कंपेनियन सेल का। ठीक है, आई बात समझ में? कहाँ हैं हमारे कंपेनियन सेल्स? दिख गए आप लोगों को कंपेनियन सेल्स? चलो अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स को। ये एलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस डेड सेल्स होते हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, खाने को यहाँ वहाँ इतनी दूर दूर तक पहुँचाना है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो होगी। तो फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं। ठीक हुई बात? एलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस डेड सेल्स हैं ये। तो आपसे पूछेगा फ्लोएम फाइबर्स का क्या काम है, तो आप बोल देना भाई इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये कैसे सेल हैं? तो बोलना ये डेड सेल्स हैं। शेप क्या है? एलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, चलो अब फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करेंगे तो ये थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। इनका काम फूड को स्टोर करके रखने का है। फूड को स्टोर कौन करता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्कीमा, पेरेन्काइमा नहीं, पेरेन्कीमा। विनती है आप इस वर्ड को पेरेन्कीमा ही पढ़ेंगे। पता नहीं मुझे कहाँ से आदत लगी है पेरेन्काइमा की। ठीक है, चलो 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 अब आगे चलते हैं। तो फ्लोएम पेरेन्कीमा का क्या काम है? फूड को स्टोर करना, है ना। और ये कैसा होता है? थिन वॉल्ड है पर लिविंग सेल है। यहाँ पर 2 लिविंग सेल है ना, उसमें सिर्फ एक ही था। कौन कौन से 2 लिविंग हैं भैया? एक ही लिविंग है। ये फ्लोएम वेसल भी लिविंग है, और कौन भी लिविंग है? बताओ भैया बताओ। फ्लोएम पेरेन्कीमा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला तो क्या फंक्शन है? 2 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। रूट्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड सोर्स टू सिंक, लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बेटा जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 लेवल्स पे होता है। पहला, जो वाटर और मिनरल्स हैं उन्हें इंडिविजुअल सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं उनमें जो इंडिविजुअल सेल्स होंगे, है ना, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस
बेटा अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या ऐसा भी कह सकते हो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यू। यहाँ पर सेल टू सेल मूवमेंट होगी इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट। रूट ही रूट में अभी पानी चल रहा है, अभी और कहीं नहीं हो रही बात है ना। सेल टू सेल मूवमेंट होगी कहाँ पर? रूट कॉर्टेक्स ऑफ रूट में, रूट के कॉर्टेक्स में काम चल रहा है अभी। अब बेटा कॉर्टेक्स को आप कैसे समझोगे? देखो जाइलम फ्लोएम और जो आउटर एरिया है उसके बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स क्या होगा बेटा? ये मिडिल पार्ट है। किस किस के बीच में होता है? ये बाहर की लेयर और अंदर के पाइप्स के बीच का। अंदर पाइप से जाइलम फ्लोएम है, इसके बाद ये बाहर का हिस्सा है, इसके बीच में जो एरिया ये है इस एरिया को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ रूट। ठीक है, तो अभी तो वो रूट ही रूट में खेल रहा है, अभी ऊपर नहीं आना है पानी ने। चलो नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम पढ़ेंगे। अब वाटर को कंडक्ट किया जाएगा पूरी प्लांट बॉडी में, है ना, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होगा, पानी यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट बॉडी और एसेंट ऑफ शेप, ये क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है। किसके थ्रू होती है? ये जाइलम वेसल्स के थ्रू होती है। बेटा एसेंट ऑफ शेप का मतलब क्या है? अपवर्ड मूवमेंट थ्रू जाइलम वेसल्स। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब पानी सिर्फ रूट से, रूट्स के कॉर्टेक्स में नहीं बेटा, अब ये पूरे पार्ट में जाने वाला है, ट्री के, प्लांट के, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स बाय रूट हेयर्स। तो बेटा वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल होते हैं, पानी के अंदर जो भी मिनरल्स मिले होते हैं, उन्हें सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? तो रूट हेयर्स स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनका काम क्या है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। रूट हेयर क्या है बोलो? तो बेटा जो वाटर है, जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं स्पेशलाइज सेल। स्पेशलाइज सेल्स को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। जो रूट हेयर होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं। किसका एक्सटेंशन होते हैं बेटा? एपिडर्मल सेल का, है ना। रूट के एपिडर्मल जो सेल हैं उनका एक्सटेंशन ही होते हैं रूट हेयर्स। अब बेटा एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स को जो लास्ट लेयर कवर कर रही है ना, बिल्कुल जो रूट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी, उसको बोलेंगे हम एपिडर्मल सेल। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं किसका? एपिडर्मल सेल का। क्लियर है? रूट के जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनका एक्सटेंशन ही क्या है? रूट हेयर्स है। इनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। इट हैज़ वेरी थिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। इनमें बहुत ही थिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा? जो हर चीज़ को अंदर ना जाने दे। सेमी परमिएबल मतलब वो परमिट तो करती है, कुछ चीज़ें अंदर चली जाएंगी, पर सेमी परमिएबल है, बहुत सारी चीज़ों को वो अंदर आने नहीं देगी। तो वाटर में जितने भी डिजॉल्व मिनरल हैं ये एब्जॉर्ब करने देगी। फिर से मेरी बात सुनो बेटा, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा। ये स्पेशलाइज सेल्स ही रूट हेयर होते हैं। अब रूट हेयर क्या है? तो ये एक्सटेंशन है किसका? एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। रूट की जो आउटर कवरिंग है ना, रूट को की जो मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मल सेल है, और इस एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन है क्या? रूट हेयर्स। ठीक है, आई बात समझ में? इसकी बहुत ही थिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ ही चीज़ों को आने देगी, बहुत सारी चीज़ों को रोक देगी। सेमी परमिएबल है मतलब पानी को और पानी के अंदर डिजॉल्व मिनरल को तो ये आने देंगे। एंड इज़ फिल्ड विथ सेल सेप, और इसके अंदर बहुत सारा क्या भरा होता है बेटा? सेल सेप। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना, सेल सेप क्या है? तो ये वाटरी लिक्विड होता है जो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड ध्यान से, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन का मतलब जो कुछ चीज़ों को अंदर आने की परमिशन दे रही है, बाकी चीज़ों को रोक दे रही है। ठीक है, पानी उसके में घुले हुए मिनरल्स को तो आने दे रहे, बाकी किसी चीज़ को आने नहीं दे रहे। सेल सेप ये लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है जो स्टोर होता है प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर। ठीक है,
सेल शेप क्या है? वाटरी लिक्विड है, कंटेंड इन वैक्यूल ऑफ द सेल। सेल के वैक्यूल में जो वाटरी लिक्विड है उसी को हम बोलते हैं सेल शेप। सेल शेप में तो ये तो वो बन सकता है टंग ट्विस्टर, है ना। सेल शेप किसी से, अब देखो मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ, किसी से बुलवा लेना 10 बार, अगर वो बोल दे तो सच में बहुत ही गजब का टंग ट्विस्टर है। सेल और फिर सेप, सेल सेप। मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ बेटा, आप लोग कोशिश करना, हाँ जितने लोग बोल पाएँ वो कमेंट में लिखना, हाँ हमने तो कर दिया। तो क्या इतना आपको चैप्टर समझ में आया? रूट हेयर्स क्या है? एक्सटेंशन है एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट के। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट क्या है बेटा? रूट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो आखिरी लेयर है उसे एपिडर्मल सेल कहते हैं। एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन रूट हेयर्स हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हर चीज़ को अंदर नहीं आने देंगे, जिनको वही अलाउ किया वही आएगी, बाकी नहीं आएगी। और इनके अंदर सेल शेप होता है। अब सेल शेप क्या होता है बेटा? ये वाटर लिक्विड होता है जो सेल के वैक्यूल के अंदर होता है। एडेप्टेशंस इन रूट हेयर्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब रूट हेयर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। रूट हेयर्स स्पेशली बनाए गए हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, या उनमें स्पेशल कैपेसिटी है, वो इस तरीके से एडेप्टेड है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हैं, है ना। मतलब रूट हेयर्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स, यूनिसेल्यूलर जो रूट हेयर्स हैं उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो परमिट करती है, अलाउ करती है पानी को, मिनरल मॉलिक्यूल्स को, कि भाई आप एंटर कर जाओ सेल शेप में, बट डज नॉट अलाउड देम टू कम आउट। अब देखो कितनी अच्छी मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन जो रूट हेयर में है, ठीक है। ये तो बोल देती है पानी, और पानी में घुले मिनरल मॉलिक्यूल अंदर चले जाओ, पर बेटा बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं आने देंगे हम आपको। जो सेल शेप है रूट हेयर्स में, वहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है देन द सराउंडिंग सॉइल वाटर। सॉइल वाटर में उतना सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं होता जितना किसके अंदर होता है, सेल शेप में होता है। लार्ज वैक्यूल होता है जो पानी को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मेरी बात सुनना ज़रा बेटा, सेल शेप में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपको बताया है ना कि भाई यहाँ पर जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होगा तो इसको हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस, है ना। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है किस में, रूट हेयर के शेल शेप में। रूट हेयर में जो शेल शेप है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पानी उतना नहीं है। पानी ज़्यादा कहाँ पर है, उस ज़मीन में जिसमें पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और पानी अंदर आ जाएगा, है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बेटा मेरी बात सुनो, रूट की जो हेयर्स हैं वहाँ सॉल्ट ज़्यादा है, पानी कम है। पानी कहाँ ज़्यादा है, मिट्टी में ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, जहाँ पानी कम होता है। लार्ज वैक्यूल है भैया, ये पानी को इजीली एब्जॉर्ब करेगा, बड़ा सा वैक्यूल बना ही इसलिए। जितनी ज़्यादा रूट हेयर्स होती हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। आप लोग देखना, ये रूट होंगी और फिर हर रूट में रूट हेयर्स होंगे, बारीक 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 से ऐसे रूट हेयर्स होंगे। तो कितना बड़ा सरफेस एरिया ये रूट हेयर्स दे देते हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो रूट हेयर्स हैं वो देते हैं लार्ज सरफेस एरिया, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसको एब्जॉर्ब करना है, वाटर और मिनरल को। जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। चलो चलो, अब ये एक्टिविटी 1 आपको खुद पढ़ना है। अगर यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो एक्टिविटी भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।